नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 116 सीटों के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र के माढ़ा में रैली। कहा, देश चलाने के लिए मजबूत नेता का होना जरूरी। गुजरात के हिम्मतनगर, सुरेंद्रनगर और आणंद में भी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की महाराष्ट्र के सांगली में जनसभा। कहा, कांग्रेस एनसीपी के शासन के दौरान पिछड़ा महाराष्ट्र। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की केरल के कन्नूर में रैली। सभी को साथ लेकर चलने पर जोर। अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में करेंगे जनसभा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 11 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 95 सीटों पर मतदान कल। तमिलनाडु के वेल्लोर सीट पर मतदान रद्द। पूर्वी त्रिपुरा सीट पर 23 अप्रैल को मतदान। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत में आंधी तूफान से 36 की मौत। फसलों को भारी नुकसान। जानमाल के नुकसान पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख। मौसम विभाग का गुजरात समेत कई राज्यों में फिर बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया में आम चुनाव के लिए मतदान। राष्ट्रपति पद के लिए जोको विडोडो और पूर्व सेना प्रमुख सुबियातो के बीच कड़ी टक्कर। 19 करोड़ से ज्यादा मतदाता, 2,45,000 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। और बुलेटिन में सबसे पहले खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी। दूसरे चरण के प्रचार खत्म होने के बाद अब तीसरे और चौथे चरण के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के माढ़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने में केंद्र में ऐसी ही मजबूत सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में गर्व का अनुभव करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने काले धन और भ्रष्टाचार पर सीधा वार किया है। हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेने वालों से पैसे वसूला गया है। 3.5 लाख से ज्यादा फर्जी कंपनियों को एक झटके में बंद किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर न जाना पड़े। इसके लिए देश के 22,000 ग्रामीण हाटों को विकसित किया जा रहा है। इन हाटों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। बड़ा देश भी चलाना है तो मजबूत देश भी चाहिए, मजबूत नेता भी चाहिए। आपने 2014 में मुझे जो पूर्ण बहुमत दिया, उसने मुझे ऐसी ताकत दी, ऐसा ताकत दी कि एक तरफ जहां देश के लिए बड़े बड़े फैसले ले पाया, वहीं गरीब से गरीब के कल्याण के लिए भी पूरी शक्ति लगाकर काम कर पाया। 5 साल मैंने किस तरह सरकार चलाई, ये आपने देखा है। अब आपको फिर से ये तय करना है कि देश को मजबूत सरकार देंगे या कमजोर सरकार हम सह लेंगे। आप मुझे बताइए, माढ़ा वालों को जरा आप मुझे जवाब देंगे? सबका जवाब चाहिए, विराट जनसागर है, सब जवाब देंगे। बताइए, माढ़ा वालों को
मजबूत हिंदुस्तान चाहिए या मजबूर हिंदुस्तान चाहिए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। गुजरात के हिम्मतनगर, सुरेंद्रनगर और आणंद में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। ओडिशा के चुनावी दौरे से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के सांगली में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन रही। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र का विकास बीजेपी की सरकार ने किया है। कांग्रेस एनसीपी के शासन में महाराष्ट्र हर एक क्षेत्र में पिछड़ गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार ने फिर से महाराष्ट्र को उसका गौरव लौटाने का काम किया। ये जो मोदी सरकार के नारे लगते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं लगते हैं, ऐसे ही नहीं लगते हैं। ये कोई नेता के प्रति मोह नहीं है, मोदी जी की लोकप्रियता का कारण है 5 साल तक नरेंद्र भाई ने जिस तरह से सरकार चलाई है। देश की जनता आज फिर से एक लंबे समय तक नरेंद्र मोदी जी को पंत प्रधान देखना चाहती है, इसलिए मोदी के नारे। 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, यहाँ पर 15 साल तक कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार। और मित्रों, मोदी सरकार ने 5 साल शासन किया, हम पर कोई एक पैसे का भी आरोप नहीं लगा पाया। ऐसी पारदर्शी सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं, जहां पे उन्होंने कुन्नूर में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि वो केरल के लोगों के विचारों को सुनने और समझने के लिए आए हैं। कुन्नूर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई महीनों में देश के अलग अलग हिस्से में घूम रहा हूं। देश के लोगों की ये आवाज है कि सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जितना देश का उत्तरी हिस्सा अहम है, उतना ही दक्षिणी हिस्सा भी अहम, और यही वजह है कि मैंने वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला किया। And over the last 5 years, I have traveled across the country, been to South India, Kerala, Karnataka, Andhra, Northeast, West, North, and I've got a feeling that there is a sentiment in the country that there are multiple voices, multiple ideas, multiple languages. I have not come here as a politician. I have come here as a brother, as a son, as a friend. But I also want you to realize and understand that your way of life, your culture, the way you treat each other is a very, very valuable thing for India. And it is the love and affection and the spirit of Kerala and Wayanad that is going to show Mr. Narendra Modi exactly what this country is about. और इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने थिरुनेली मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 95 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 95 सीटों पर कल मतदान होगा। दूसरे चरण में तमिलनाडु की 38, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, वहीं जम्मू कश्मीर की 2 जबकि मणिपुर और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों पर कल मतदान होगा। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल कुल 97 सीटों पर वोट डाले जाने थे, लेकिन अब 95 सीटों पर ही वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु की वेल्लोर सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया है और अब त्रिपुरा की दूसरी सीट यानी कि त्रिपुरा पूर्वी पर वोटिंग को दूसरे चरण में टाल दिया है। तीसरे चरण में कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के वेल्लोर में चुनाव रद्द करने के फैसले को मंजूरी दी। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला भारी मात्रा में नकद बरामद होने के बाद किया।
दरअसल आयकर विभाग के अधिकारियों ने एक डीएमके पदाधिकारी के गोदाम से कार्टूनों और बोरों से नकद के बंडलों को जब्त किया। वहीं त्रिपुरा की पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट पर सुरक्षा कारणों से मतदान तीसरे चरण में होगा और अब यहां पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट के लिए 18 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना था। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। त्रिपुरा पश्चिमी लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को मतदान हो चुका है। सीधा रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां से हमारे संवाददाता कृति मिश्रा जुड़ी हैं। कृति, कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग कल, क्या इंतजाम है और मतदाताओं में कितना उत्साह? जी अमृता, सारी तैयारियां हो गई हैं। कल पहले चरण में कर्नाटका में चुनाव होने हैं, जिस पर 14 लोकसभा सीट्स पर चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी कर ली है। तकरीबन 90,000 पुलिस पर्सनल हैं और 2 लाख से ऊपर पोलिंग पर्सनल हैं, जो ये पूरी जो प्रोसेस है उसको सुचारू बनाएंगे। 55 से ज्यादा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां हैं, फ्लाइंग स्क्वाड हैं, जिससे जो कैश और लिकर है उसको, जो इलिसिट कैश है उसको पकड़ा जा सके। और साथ ही साथ वोटर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने स्वीप के तहत काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए भी काफी कदम उठाए हैं इलेक्शन कमीशन ने। अगर हम सियासी इक्वेशंस की बात करें तो देखिए, इस बार मुकाबला बीजेपी और जेडीएस कांग्रेस अलायंस के बीच में है। और 2014 की बात की जाए तो 14 सीट्स जिन पर कल चुनाव होना है, उनमें से 6 कांग्रेस के पास थी, 6 बीजेपी और 2 जेडीएस के पास। तो अब कह सकते हैं कि काफी रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि कई सारी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, जैसे मांड्या, हासन, टुमकुरू, बैंगलोर साउथ, बैंगलोर नॉर्थ और बैंगलोर सेंट्रल। सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए काफी ऊंचे स्टेक्स हैं इस बार के चुनाव में कर्नाटका में। दिलचस्प होगा ये मुकाबला। शुक्रिया कृति। और रजत केन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुदुचेरी से, उनका रुख करेंगे। रजत, तमिलनाडु की 38 सीटों पर कल वोटिंग है, वेल्लोर को टाल दिया गया है। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ खास तैयारियां कल की वोटिंग को लेकर? शुक्रिया अमृता। पूरे तमिलनाडु में जो है एक इलेक्शन कमीशन की पुरजोर यहाँ पे तैयारी हो चुकी हैं। हमने देखा किस तरह से मुस्तैदी के साथ जो है यहाँ धरपकड़ हुई थी अनअकाउंटेड कैश की, जिसके तहत जो है वेल्लोर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोकसभा चुनाव रद्द कर दिया गया है। साथ ही तमिलनाडु की 38 सीटों के अलावा जो है पुडुचेरी में भी पोलिंग होगी। यहाँ पर कहा जाए तो ट्रेडिशनल तौर पे यहाँ पे बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी पोलिंग होती है। यहाँ हमने जो यहाँ के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं कंदवेलू जी, उनसे बात की थी। उनका ये मानना है कि कई जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे जो है और ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कि वो बड़ी मात्रा में आएँ और पोलिंग करें। ऐसे ही स्थिति जो है तमिलनाडु के भी राज्य में भी हुई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी ज़्यादा जो है इनिशिएटिव्स लाए हैं ताकि, माफ़ कीजिएगा, कि अच्छी पोलिंग हो। हालांकि दोनों ही अगर राज्यों की बात करें और नेशनल एवरेज से बात करें तो बहुत अच्छी है उसके मुकाबले। तमिलनाडु में 74% के आसपास पोलिंग रही है पिछले साल, पिछले दफ़ा जो कि 2014 में, और पुडुचेरी में जो है 80% के आसपास रही है। तो दोनों ही राज्यों में अच्छी पोलिंग रही है। एक तरह से कह सकते हैं ट्रेडिशनल तौर पर यहाँ पर बहुत अच्छी पोलिंग रही है। और साथ में जो इंतज़ाम हुए हैं इलेक्शन कमीशन के वोटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए, उससे हो सकता है कि इस बार और अच्छी पोलिंग हो। बहुत शुक्रिया रजत। तो चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां की हैं ताकि लोगों में उत्साह जो है वो बरकरार रहे और लोग ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकले वोट करने के लिए। अनु दीवान हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। अनु, आपसे जानना चाहेंगे, कल उड़ीसा की 5 और साथ ही विधानसभा की सभी 35 सीटों के लिए भी वोटिंग है। कितना उत्साह है वहाँ पर मतदाताओं में, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 मोर्चों पर उन्हें अपने प्रतिनिधियों को चुनना है। साथ ही पलायन और विकास वहाँ पर कितना बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल अमृता, कल दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। 9000 से ज्यादा पोलिंग बूथ तैयार किए हैं, जिसमें से 2000 के करीब जो है सेंसिटिव बूथ बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो मतदाता के लिए है अपना सही प्रतिनिधि चुनना, क्योंकि उनको लोकसभा के लिए भी वोट करना है और साथ ही साथ विधानसभा के लिए भी, जिसमें उनके सामने, अगर मैं इन 5 लोकसभा सीटों की बात करूं तो ये 5 लोकसभा सीट जो है लगभग इसमें से ज्यादा से ज्यादा आबादी जो है वो ट्राइबल
इलाकों के लोगों के रहने वालों की आती है। जी। तो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है कि उनको जमीन, जो राज्य सरकार ने जो वादा किया था कि उनको जमीन दी जाएगी जिस पे पक्का मकान, सड़क और पानी की सुविधा होगी, वो वादा अभी तक कहीं जमीनी स्तर पे पूरा होता दिखता नहीं है। जी। तो वहीं कहीं ऐसे तमाम वादे हैं। पलायन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल जो जहाँ पे वोटिंग होनी है वो हिंजली विधानसभा भी आती है और बेजेपुर भी आती है, जहाँ से खुद नवीन पटनायक जो है दोनों विधानसभा से चुनाव कर रहे हैं। और इन दोनों में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है पलायन की। हमने इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी की थी। वहां पे लोगों ने बताया कि क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, जो इंडस्ट्री थी यहाँ पे एक शुगर मिल जो बनाई गई थी, जो एक स्पिनिंग मिल बनाई गई थी, वो करीब 2 दशक पहले बंद हो गई। लेकिन उसके बाद राज्य सरकार ने कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया कि यहाँ पे बिल्कुल, कोई और बड़ी शायद इंडस्ट्री यही वजह है कि लोग जिससे रोजगार आसपास की के तलाश रहने वाले में लोगों को पलायन करने को मजबूर है। तो पलायन और विकास यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है। जाहिर तौर पर जब लोग वोट के लिए निकलेंगे तो उनके जहन में ये मुद्दे होंगे। शुक्रिया अनु इस पूरी बातचीत के लिए आपका। लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर में पश्चिमी बंगाल की रायगंज, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे संवाददाता पंचानंद मिश्रा ने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल अब दूसरे दौर के मतदान के लिए तैयार है। दूसरे दौर के तहत दार्जिलिंग है, फंसीवाड़ा है और इसके अलावा रायगंज, 3 लोकसभा सीटों पर 18 तारीख को यानी कल वोट डाले जाएंगे। और ये जो मतदान है इसके लिए जो ईवीएम मशीन और वीवीपैट उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं दार्जिलिंग लोकसभा के अंदर ही आने वाले सिलीगुड़ी की एक विधानसभा में, जहाँ पर कि 3 विधानसभाओं के लिए पोलिंग जो मटेरियल है यानी कि ईवीएम हो गया, वीवीपैट हो गया, इसके अलावा पोलिंग मटेरियल उसको यहाँ पर बांटा जा रहा है। और यहाँ से करीब 801 पोलिंग बूथ यहाँ पर उनके लिए मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ये लोग इस मटेरियल को, पोलिंग मटेरियल को लेकर अपने साथ जाएंगे अलग अलग पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं वहाँ पर, ताकि 18 तारीख यानी कि कल मतदान को सुचारू रूप से सुनिश्चित कराया जा सके। और चुनाव आयोग ने इस पोलिंग मटेरियल के साथ साथ सुरक्षा के भी बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस दूसरे चरण के 3 लोकसभा सीटों के मतदान के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कि मतदान के दौरान हिंसा की खबरें आती हैं उनसे निपटने के लिए और ये लोगों को इंश्योर कराने के लिए कि वो फ्री और फेयर जो मतदान है वो यहाँ पर कराया जा सके। और इस बार का 2019 का जो लोकसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल के मायने में अपने आप में बहुत महत्व रखता है और उसका कारण ये है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में सत्तारूढ़ है उसको महसूस हो रहा है कि 42 में से लगभग 20 से ज़्यादा वो लोकसभा सीटें वो जीत सकती हैं। उनका दावा भी वैसा ही है, इसलिए मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से चुनाव की यानी मतदान की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। 7 चरणों का पश्चिम बंगाल का मतदान है और उसमें दूसरे चरण का मतदान यहाँ पर, उसके लिए तैयारियां यहाँ पर आखिरी दौर में यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिससे कि चुनाव आयोग की कोशिश की साफ सुथरा मतदान कराया जा सके। सिलीगुड़ी में कैमरा संतोष के साथ पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए बांग्लादेशी अभिनेता के प्रचार करने के मामले पर गृह मंत्रालय ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी ने भी इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि अब गृह मंत्रालय ने बांग्लादेशी अभिनेता का बिजनेस वीजा रद्द कर दिया है। हम लोग एकदम सुस्पष्ट अभियोग कंप्लेन किया इधर में, जो जिन्होंने एडिशनल सीईओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की 5 बजे शाम को, उन्होंने ठीक रूप से वो चीज सामने नहीं रखा। जो ऑलरेडी कंप्लेन हम लोग को गया था उसका स्वीकार नहीं किया और एमसीसी का बात बोल के उन्होंने जो कंप्लेन है उसको, जो वेट है उसको साइड ट्रैक किया। This person has got his compulsion to defend a particular political party. This is our definite allegation. और आइए अब बात करते हैं चुनाव स्पेशल की। दार्जिलिंग बेहतरीन चाय के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इन्हीं चाय बागानों की आदिवासी लड़कियां फुटबॉल के लिए अपने जज्बे से एक मिसाल भी पेश कर रही हैं। बिना किसी सुविधा या सरकारी मदद के इन गरीब घर की लड़कियों ने आज एक टीम तैयार कर ली है। बस कसक इतनी है कि काश चुनाव के मौसम में ही सही कोई नेता या पार्टी उनके इस मुद्दे पर भी ध्यान देता। पश्चिम बंगाल में यूं तो फुटबॉल काफी लोकप्रिय है और कई पुराने और मशहूर फुटबॉल क्लब भी यहाँ हैं,
लेकिन दार्जिलिंग के बागडोगरा के चाय के बागानों की ये गरीब और आदिवासी लड़कियां बिना किसी सुविधा या वित्तीय मदद के भी अपने फुटबॉल के जज्बे को बरकरार रखे हुए हैं। मैदान के नाम पर सड़क के किनारे बागान से सटी जमीन का टुकड़ा है और एक फुटबॉल, लेकिन राज्य स्तर पर खेल चुकी जावंती ओरोव ने अपने जैसी लड़कियों को जो भी आधी अधूरी ट्रेनिंग देनी शुरू की तो आज एक टीम खड़ी हो गई। इनकी मांग अच्छे कोच से लेकर ड्रेस और जूतों की है। पूरा ग्राउंड जो बाहर से जो जगह नहीं है बैठने के लिए, थोड़ा उसके लिए, और फिर जो रोड साइड है उधर भी थोड़ा जैसे कि हल्का सा स्टेडियम के जैसे सीढ़ी टाइप का बना दें। स्पोर्ट के लिए कोई बात करे ये तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छा लगेगा। स्थानीय लोग मानते हैं कि योग्यता को तराशने की जरूरत है, लेकिन साथ ही उन्हें तकलीफ है कि चुनावी मौसम में भी राजनीति से इतर इन महिला फुटबॉलर्स पर किसी का ध्यान नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट मैंने देखा ये बच्चे जो जब खेल रहे हैं, प्रैक्टिस करते थे, इनके बहुत पोटेंशियल है। इन लोग जो है देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा फुटबॉलर बन सकते हैं, लेकिन इनको कोई की बैक में कोई सपोर्ट नहीं है। ना इधर जो टी गार्डन में काम करती है उनके मैनेजमेंट कुछ आगे नहीं आ रही है सपोर्ट के लिए, ना इधर स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है। अभी नेता लोग का कहाँ ये सब देखने का मौका है, अभी वो लोग का ये ध्यान नहीं है। इलेक्शन जाने का बाद भी ध्यान नहीं होगा शायद। पश्चिम बंगाल हो या पूर्वोत्तर के आसाम जैसे चाय बागान वाले राज्य, यहाँ के चाय बागानों में रहने वाले गरीब आदिवासी सिर्फ चाय पत्ती तोड़ने का काम करते हैं और ये उनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई या खेल सुविधा दे पाने में नाकाफी साबित होते हैं। पश्चिम बंगाल में फुटबॉल का खेल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और पूर्वोत्तर भारत से सटे इस दार्जिलिंग में फुटबॉल बड़े पैमाने पर खेला जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि चुनाव के दौरान या चुनाव के आसपास भी सिर्फ राजनीति की बातें होती हैं और इस तरह का जो फुटबॉल है जिसको कि बढ़ावा देने की आवश्यकता है, चाय बागान के ये बच्चे जिनको कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिनको फुटबॉल के लिए बेसिक ज़रूरतें उनकी पूरी होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर न तो टी गार्डन और न ही राजनेताओं का कोई ध्यान जाता है। शायद ये वो बच्चे हैं जो कि भारत की प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखार सकते हैं और इसके लिए इसे एक चुनावी मुद्दे के साथ साथ एक जन मुद्दा बनना चाहिए। दार्जिलिंग में संतोष कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब देश की कुछ और अहम खबरें। उत्तर और पश्चिम भारत में कल आए जबरदस्त तूफान ने भारी तबाही मचाई है। आंधी और बारिश के कारण अब तक 36 लोगों की मौत हुई। बारिश के साथ ही ओले के कारण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान में तूफान के कारण 6 लोगों की मौत हुई है। बारिश और तूफान से समूचे उत्तर भारत में तापमान में तेज गिरावट आई है। तेज हवाओं के कारण कई घर उजड़ गए और पेड़ उखड़ गए। तूफान की वजह से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है और बिजली की आपूर्ति में बाधा आई है। उधर मौसम विभाग ने उत्तर और राजस्थान में अगले 24 घंटे में आंधी और तूफान की चेतावनी जारी की है। ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर क्रॉस हो रहा है और आज ये स्थिति है कि ये ईस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है। इसके प्रभाव में आज ज़्यादा तक इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड वगैरह में रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारिश और तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में और भी कुछ राज्यों में कल अचानक जो मौसम बदला, आंधी तूफान में कई लोगों की मृत्यु हो गई। किसानों के फसलों का भी जो नुकसान हुआ है उसकी भी जानकारी भी मुझे मिल रही है। मैंने अफसरों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकारों से बात करके जल्द से जल्द हर संभव सहायता आम जन को पहुंचाई जाए। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ी है।
और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया में आम चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। राष्ट्रपति जोको विडोडो इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया आर्मी के पूर्व जनरल प्रोबोवो सुबियांतो भी मैदान में हैं। साल 2014 में जब चुनाव हुए थे तो विडोडो को बहुत कम अंतर से जीत देखने को मिली थी। आम चुनाव में 2,45,000 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राष्ट्रीय चुनाव के अलावा प्रांतीय चुनाव के लिए भी वोटिंग हुई और इस वजह से इंडोनेशिया के चुनाव को एक दिन में होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव करार दिया जा रहा है। अब से कुछ ही घंटों के बाद पोलिंग स्टेशंस में मिले वोट सैंपल्स के आधार पर अनाधिकारिक तौर पर हुई गिनती होगी और बुधवार शाम तक विजेता राष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आम चुनाव का नतीजा आधिकारिक तौर पर मई में आएगा। उम्मीदवारों के पास आधिकारिक नतीजे आने के बाद किसी भी तरह की शिकायत दर्ज कराने के लिए 72 घंटे का समय होगा। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।